हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी पर है जिसने आत्मा को करीब से महसूस किया है। आप सभी जानते हैं, अगर परमात्मा है तो आत्मा भी है, और आत्मा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी मुझे जिस व्यूअर्स ने भेजी है, उन्होंने मुझे अपना नाम तो बताने से मना किया है, लेकिन मैं ये कहानी उनकी ही ज़ुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ में सुनाऊं तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फिज़ा। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फिज़ा के साथ। ये घटना श्याम के दोस्त की है। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि आपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों के साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों के साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया है कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कई आदमी वहाँ नज़र नहीं आए। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फॉरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र को प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए
कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वो रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 महीने पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई। दोस्तों, कभी कभी आत्माओं के भटकने की वजह उनकी अधूरी इच्छा होती है। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो भटकती रहती है। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी का शीर्षक है वो कौन थी। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। श्रीमती जी ने कहा, बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, चलो तुम लोग भी टीवी बंद करो और सोने चलो। इतना कहकर वो उठ के बेडरूम में चली गई। मैंने एक निगाह घड़ी पर डाली। 12:30 हो चुके थे। मैंने बेटे से बेडरूम में चलने को बोला और खुद टीवी ऑफ करके ड्राइंग रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक करने लगा। मेरा बेटा बेडरूम के दरवाजे तक गया, थोड़ा रुका, फिर वापस आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, पापा आप भी चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा डरने की क्या बात है, मम्मी तो रूम में ही है। पर वो जाने को तैयार ही नहीं हुआ। तो मैं उसे लेकर कमरे में आया। कमरे में अंधेरा था और मेरी पत्नी बेड पर सिर झुकाकर बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ें दी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो और लाइट क्यों नहीं जलाई? जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं बेटे को पीछे छोड़कर उसके पास पहुंच गया और उसका चेहरा अपने हाथ में लिया तो चेहरा पूरी तरह गीला था। ऐसा लगता था कि वो बहुत देर से रो रही हो और आंसुओं से चेहरा गीला हो गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, पीछे से आवाज़ें आई, क्या बड़बड़ा रहे हो अंधेरे में, लाइट तो ऑन कर लेते। मैंने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो श्रीमती जी अटैच बाथरूम से निकलकर लाइट जला चुकी थी। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था और मेरा बेटा डरा हुआ सा मुझे देख रहा था। मेरी पत्नी ने दोबारा ज़ोर से पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहे हो और हाथ में क्या? मुझे भी होश आया और मैंने अपने हाथों को देखा। हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मैंने दोनों हाथों से कुछ उठा रखा हो, पर हाथ खाली थे, लेकिन हाथों में गीलापन अब भी था। कुछ नहीं, मैंने किसी तरह बोला और बाथरूम की ओर चला गया। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और शरीर से जैसे सारी ताकत किसी ने निचोड़ ली थी। बाथरूम से हाथ धोकर बाहर आया तो बेटा और पत्नी सोने के लिए लेट चुके थे। मैंने तौलिया में हाथ पोंछने की कोशिश की, पर शायद वो तौलिया मेरे हाथ के गीलेपन को हटाने में असमर्थ था। मैं चुपचाप वैसे ही गीला हाथ लिए सो गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो कौन थी, क्यों आई थी और क्या मेरा बेटा भी उसे महसूस कर सकता था, क्योंकि इससे पहले कभी वो अंधेरे कमरे में जाने से नहीं डरा। क्या हुआ था उस रात, ये अब भी राज है।
अगले ही दिन हम गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मेरे बेटे ने मुझे ज़ोर से हिलाया। पापा पापा। मैंने आँख खोली तो देखा कि बेटा बेड पर पलथी मारकर बैठा था और थोड़ा डरा हुआ सा था। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ बेबी? वो बोला, पापा वो आंटी रो क्यों रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा, कौन सी आंटी रो रही थी? वो बड़े भोलेपन से बोला, मुझे तो पता नहीं कौन सी आंटी थी, वो गेट के पास खड़ी थी और रो रही थी। मैंने पूछा, कब बेटा, कब खड़ी थी? उसने आंखें बड़ी करके कहा, अभी अभी तो खड़ी थी जब मैंने आपको जगाया था, लेकिन फिर चली गई। मैं समझ गया इसने सपना देखा था और अचानक उसकी नींद खुल गई, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच है। मैंने उसे लिटाया और कहा, कोई बात नहीं, सुबह चेक कर लेंगे, अब सो जाओ, और उसे थपकी देकर सुला दिया। अगले ही दिन बेटा स्कूल चला गया। पत्नी को भी उसके ऑफिस छोड़ आया और ख़ुद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अब भी मेरे दिमाग में रात की बात घूम रही थी। क्या मेरे बेटे ने सच में सपना देखा था या उसे भी वैसा ही एहसास हुआ था जैसा कुछ दिन पहले मुझे हुआ था? फिर मैंने अपने सिर को झटका और अपने आप से बोला, मुझे बेकार का वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आज कार फिर दिक्कत करने लगी। जब भी लेट होता हूँ ये भी नखरे दिखाने लगती है। मन ही मन गालियाँ निकालता हुआ उतरा और चेक करने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। इधर उधर देखा तो कुछ दूर पे एक गुमटी दिखी। गाड़ी लॉक करके वहाँ पहुँचा तो देखा आज मेरी किस्मत अच्छी थी। वो एक मैकेनिक ही की दुकान थी, पर अभी उसने दुकान पूरी तरह खोली नहीं थी। मैं उससे निवेदन भरे अंदाज में बोला, भाई मदद कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और कार ने ऐन मौके पर रास्ते में धोखा दे दिया। उसने घूर कर मुझे देखा जैसे मैं उसकी जायदाद में हिस्सा मांग रहा हूँ। फिर बोला, चलिए देखते हैं। मेरी जान में जान आई। वो कार के पास आ गया और खोल कर चेक करने लगा। देखने से लगता था कि वो बहुत अनुभवी मैकेनिक था। सब कुछ देखने के बाद मेरी ओर घूमकर बोला, भाई साहब क्यों गाड़ी की बैंड बजा रखी है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? वो हंसते हुए बोला, आप अमीर लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और उसको रगड़ते रहते हैं, उसकी सर्विस मेंटेनेंस समय पर करते नहीं और फिर गाड़ी को गाली देते हैं कि धोखा दे दिया। आपकी गाड़ी को ज़बरदस्त मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मैं अभी तो इसको चलने लायक बना देता हूँ, पर जल्द से जल्द इसको सर्विस स्टेशन पर दे दीजिएगा, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। उसने गाड़ी में कुछ किया और स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहकर उसे मेहनताना दे दिया और ऑफिस चल पड़ा। रास्ते में मन ही मन सोच रहा था, अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो स्टार्ट कैसे हो गई? यूं ही डराते हैं ये लोग, कहाँ से कराऊं सर्विस, ना समय है ना ही पैसा। चलो फिलहाल काम चल गया, बाद में देखते हैं। शाम को ऑफिस से लौट कर घर आया। पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। बेटे को देखा, वो खिलौनों से खेल रहा था और ठीक था। मन को तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बहुत हल्का सा एहसास बना हुआ था, जैसे कोई बराबर मेरे आसपास था, और वही आंसुओं का गीलापन, मगर ना तो कुछ दिखता ना कोई प्रत्यक्ष एहसास था। इसलिए मुझे यही लगता कि शायद मेरा वहम है। एक दिन मैं पत्नी को उसके ऑफिस छोड़कर आया
और तैयार होने लगा। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो अचानक देखा कि एक साया मेरे बेड पर बैठा है। कमरे में रोशनी कम ही थी, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सुबकने आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गौर से उसे देखने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर कोई चमकीला सा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब कौन है और क्या चाहती हैं? उसने अब भी सिर नीचे ही किया हुआ था, पर एक गूंजती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मदद। मैंने बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो आपको जानता तक नहीं। इतना सुनते ही जैसे वो गुस्से से कांपने लगी और दो चमकदार चीज़ उसके माथे पर थी वो चिंगारी में बदल गई। देखते ही देखते पूरा चेहरा आग हो गया और उसने चेहरा ऊपर उठाया। मैंने ज़िंदगी में इससे भयानक मंजर नहीं देखा था। उसके चेहरे से आग की लपटें निकल रही थी, जो बड़ी बड़ी भयानक आंखें मेरी ओर देख रही थी। उसमें से पककर नीचे गिर रही थी। मुझे नहीं पहचानते? वो चिल्लाई और उसके मुंह से एक काला धुआं निकलकर सब तरफ फैल गया। मेरा दम घुट रहा था। ऐसा लगा मेरे प्राण बस निकल रहे हैं। मुझे दिखाई देना बंद हो गया और मैं अचेत होकर गिर गया। जब होश आया तो मैं वहीं ज़मीन पर गिरा हुआ था। सिर दर्द से फट रहा था। मैंने अब तक वही गाउन पहना हुआ था जो मैं पहनकर बाथरूम से बाहर आया था। मैं उसी हालत में बिस्तर पर लेट गया और सो गया। कुछ समय बाद ऐसा लगा किसी ने मेरे सिर पर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मारा और मैं उठकर बैठ गया। और तभी डोरबेल बजी। मैं बिस्तर से उठा और चारों तरफ देखा। कमरे में अब भी धुआं सा लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मेरी पत्नी बेटे को लिए खड़ी थी। वो ऑफिस से लौटकर आ गई थी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? ऑफिस क्यों नहीं गए? सब ठीक है ना? जल्दी में कोई बहाना समझ में नहीं आया, सो बोल दिया, कुछ नहीं, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सो गया। पत्नी अंदर आते हुए बोली, मुझे फ़ोन कर दे देते, मैं जल्दी आ जाती। खैर चलो रेस्ट करो, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, बच गए। तभी मेरा बेटा बेडरूम से चिल्लाया, पापा ये धुआं क्यों है? अचानक मुझे सब कुछ फिर याद आ गया और मेरी रूह कांप गई। मेरी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पत्नी भागते हुए कमरे में गई और बोली, कहाँ है धुआं? बेकार में डरा देते हो, चलो कपड़े बदलो। मैं कमरे में आया तो देखा दोनों उसी जगह खड़े हैं जहाँ वो बैठी थी। बेटा बोला, मुझे लगा इसलिए बोल दिया, आप लोग तो डांटते रहते हो, और कपड़े बदलने लगा। अगला दिन छुट्टी का था और हमने घूमने का प्लान बनाया हुआ था। सुबह उठते ही बेटे ने कहा, पापा कार तो ख़राब है, हम घूमने कैसे जाएंगे? मैं अपनी ही बात में फंस गया, लेकिन मैं बात संभालते हुए बोला, वो मैं कल शाम में चेक कर लिया था, एक तार निकल गया था, वो लगा दिया है, अब ठीक है। पत्नी बोली, देख लो कहीं कुछ दिक्कत ना हो, आज चाहे कार ही दिखा लो, घूमने फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलो तैयार हो। और फिर हम तैयार होकर निकल पड़े। लगभग 10 मिनट चलने के बाद कार में अजीब सी आवाज़ें आने लगी और वो बंद हो गई। मैंने पत्नी की ओर देखा, वो गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी।
मैं बिना कुछ कहे चुपचाप उतरकर आगे गया और बोनेट खोला। एक धुआं का भपका सा मेरी ओर आया। ऐसा लगा मेरा दम घुट रहा हो। तभी वही आवाज़ मेरे कान में दोबारा गूंजी। अब पहचाना मुझे? मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा तो सामने वही मैकेनिक जिसने पिछली बार कार ठीक की थी दिखाई दिया और बोला, भाई साहब, मैंने आपको बोला था कि किसी दिन आप मुसीबत में आ जाओगे, मगर आपने मेरी नहीं सुनी। मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था। फिर मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं तो यहीं आगे गांव में रहता हूँ। आज दुकान नहीं खोली इसलिए घर पर ही था। कुछ सामान लेने गया था, लौट रहा था तो देखा कि आपकी कार रुकी है, सो आ गया। मैंने देखा थोड़ी दूर उसकी साइकिल खड़ी थी और उस पर थैला रखा था। मैंने उसको बोला, अगर हो सके तो देख लो, बस इतना कर दो कि घर तक पहुंच जाए, मैं इन लोगों को घर छोड़कर सर्विस स्टेशन पहुंच जाऊं। वो मुस्कुराते हुए बोनट के अंदर झुक गया। 5 मिनट के बाद कार स्टार्ट करने को कहा। मैंने कार स्टार्ट करी और बाहर देखा तो ना तो वो मैकेनिक था, ना ही उसकी साइकिल। मैंने पत्नी और बेटे को घर छोड़ा और कार को सर्विस स्टेशन में दे आया। पत्नी और बेटा का मूड खराब हो गया था, पर मैं एक तसल्ली का सा अनुभव कर रहा था। शाम को सर्विस स्टेशन जाकर कार ले आया। मेरी कार नई नवेली दुल्हन जैसी चमक रही थी और जैसे ही अंदर बैठा एक मीठी सी आवाज़ कानों में आई, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस बीता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ मुझे फॉलो करें और मेरी कहानियाँ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे सुनने के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ।